हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील गौतम। आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के बारे में हमें जानना है। कूलॉम्स लॉ क्या है, ये किस तरह एक्ट होता है और किस डायरेक्शन में एक्ट होता है। हम पहले जान चुके हैं कि कोई भी दो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, अगर लाइक चार्जेस हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट होता है। अगर कोई दो इलेक्ट्रिक चार्जेस अनलाइक चार्जेस हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होता है। बट ये फोर्स कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये किस डायरेक्शन में एक्ट होता है, ये हमें कूलॉम्स लॉ के पहले कोई जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी हमको कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग मिली। कूलॉम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया और किसकी हेल्प से किया, टॉर्सन वैलेंस की हेल्प से एक एक्सपेरिमेंट किया। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज मतलब क्या है, सपोज दैट हमारे पास एक कोई छोटे साइज का चार्ज है। छोटे साइज का मतलब इसका साइज इतना कम है कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब यहां से कोई एक डेफिनेट डिस्टेंस है जहां पर हमको पता करना है कि इस चार्ज की वजह से यहां पर कितना फोर्स लग रहा है। इसके लिए हमें इस चार्ज के एक डेफिनेट डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज रखना होगा, और जब दूसरा चार्ज रखेंगे तो जो फोर्स एक्ट होगा तब पता चलेगा कि ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अगर इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की इस चार्ज के साइज के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत लार्ज हो, दैट मींस size of the point charge, size of the electric charge is negligible as compared to the distance of point of observation, then the charge is treated as point charge. उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। अगर ये चार्ज दोनों लाइक चार्जेस हैं, या तो प्लस प्लस हैं या फिर दोनों चार्ज माइनस माइनस हैं तो भी लाइक चार्ज होंगे, तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन अवे फ्रॉम ईच अदर होगा। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन एक दूसरे से दूर की तरफ होगा। अब फोर्स कैसे होगा, Q2 ने चार्ज Q2 ने Q1 पर जो फोर्स लगाया वो फोर्स होगा F12, दैट मींस 2 ने 1 पर फोर्स लगाया। इसी तरह से चार्ज Q1 ने Q2 पर जो फोर्स लगाया उस फोर्स की वैल्यू होगी F21, राइट, डायरेक्शन अवे फ्रॉम ईच अदर। दोनों की बीच की डिस्टेंस R। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मींस लाइक चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। सपोज दैट अगर ये पॉइंट चार्ज Q1 और दूसरा कितना है, Q2 है, ये दोनों चार्ज अनलाइक है मतलब या तो Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, या फिर Q1 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो Q1 और Q2 की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अगर इनका बीच का सेपरेशन R है, Q2 और Q1 का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा और इनके बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ। ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। अब अट्रैक्शन कैसे होगा, एक दूसरे के पास की ओर होगा। मींस 2 ने 1 पर फोर्स लगाया तो वो फोर्स होगा F12, 1 ने 2 पर जो फोर्स लगाया उस फोर्स की वैल्यू होगी F21। अब आते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि ये फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड, वैल्यू फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों चार्जेस हैं पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मतलब इनका साइज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन के कंपैरिजन में कम हो। दूसरी बात, ये दोनों चार्जेस रेस्ट में हो,
मूव नहीं कर रहे हो, मूव अगर करने लगेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एक्ट हो जाएगी। इसलिए पहली शर्त तो ये है कि दोनों पॉइंट चार्ज होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि रेस्ट में होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड उन दोनों पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, जो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स एक्ट होगा उस फोर्स की मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये किसने क्लियर किया? कूलम्ब ने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस and magnitude of force is inversely proportional to the square of distance between them. ये दोनों एक्सपेरिमेंट को उन्होंने ज्वाइन किया और पाया कि F is directly proportional to Q1 and Q2 upon R square. Means magnitude of force दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हमने प्रोपोर्शनल हटाया तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K यहां पर एक कांस्टेंट वेयर K इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कैसा कांस्टेंट है? इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? ये एक ऐसा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड कर रही है? डिपेंड्स अपॉन, पहली बात तो इन चार्जेस की यूनिट पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड कर रही है? यूनिट्स पर। और दूसरा, मटेरियल, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कौन सा मटेरियल है? एयर है या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक ऐसा मीडियम जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो शो कर पाए लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने दे। तो कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जस्ट लाइक टू माइका, रुई, लकड़ी का बुरादा, इस तरह का केरोसिन, इस तरह के मटेरियल इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में हैं, उन पर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स एंड मटेरियल। किस पर डिपेंड करेगा? मटेरियल पर डिपेंड करेगा। अब मटेरियल्स बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द चार्जेस, उन चार्जेस के बीच में कौन सा मटेरियल है इस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले ये जो K की वैल्यू है यूनिट पर डिपेंड कर रही है, तो हम सबसे पहले यूनिट लेंगे SI यूनिट। कौन सी यूनिट ले रहे हैं पर? SI यूनिट। अब सेकेंड थिंग, मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा मटेरियल है, तो हम सबसे पहले एयर और वैक्यूम लेंगे। कौन सा लेंगे? पार्ट ए में एयर और वैक्यूम, मींस फॉर एयर और वैक्यूम, या तो एयर या फिर वैक्यूम है दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच। तब इस K की वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट जो बीच का मीडियम है उसके पार्टिकल्स जो पोलराइज्ड हो रहे हैं, तो पोलराइज्ड होकर के इनके बीच के फोर्स को डिक्रीज करने का प्रयास करते हैं। ये पोलराइज्ड पार्टिकल्स जो फोर्स को डिक्रीज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इस टोटल की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहां पर आपको ये जानना जरूरी है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट को हमने बताया कि ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अभी आपको बताया हमने कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी, कोई दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, उनके बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है वो मटेरियल इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइज्ड होता है और पोलराइज्ड होकर के इनके बीच लगने वाले फोर्स पर नेगेटिव इफेक्ट यानी डिक्रीज करता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी।
और इसकी एक एयर और वैक्यूम की एक फिक्स वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये फिक्स वैल्यू है किसकी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी की। ये वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। इक्वेशन थर्ड में तो पाएंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि SI यूनिट है इसलिए इसकी फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। इसके दूसरे फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी भी यूनिट न्यूटन होगी। ये रहा किसके लिए? SI यूनिट के लिए, एयर और वैक्यूम के। इसी मटेरियल भरा हुआ है, कोई मटेरियल जस्ट लाइक टू केरोसिन, वाटर, ऑयल, है ना। ये कोई भी मटेरियल अगर बीच में भर दिया जाए तो क्या होगा? मींस अपना सेकेंड कॉन्सेप्ट होगा फॉर एनी मीडियम। कोई एयर की जगह कोई भी एक और दूसरा मीडियम ले लें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई भी मीडियम इन पॉइंट चार्ज के बीच में भर दें तो क्या होगा? तो इस स्मॉल के की वैल्यू और कुछ नहीं बदलेगी, केवल और केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाए। ये एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस का, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये किसकी है? फ्री स्पेस की है, यानी वैक्यूम की है। और एप्सिलॉन जो हुआ वो एप्सिलॉन हुआ, ये भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। लेकिन ये अब फ्री स्पेस, एयर भरा था तो एयर की थी, अब यहां पर बीच में क्या है? मीडियम है, इसलिए किसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी? ऑफ मीडियम, राइट। और इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के।